हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो हमारी जो निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं क्लास 6 पॉलिटी की जो एनसीईआरटी है, उसके आज देखने वाले हैं यूनिट नंबर 2 गवर्नमेंट। तो जिसमें आज देखने वाले हम चैप्टर नंबर 3 में हम देखेंगे सरकार क्या है। तो आइए चलते हैं, हम सरकार के बारे में देखते हैं कि सरकार क्या होती है। इसके बारे में हम आज डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे अब सरकार से रिलेटेड कि सरकार क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम। सरकार क्या है कि आपने सरकार का जिक्र कई बार सुना होगा। जैसे कि आप सबको पता है कि सरकार क्या है। सरकार के बारे में आपने कई बार सुना है कि हम वर्तमान करंट स्थिति में देखें कि हर 5 साल या जैसे कि हम भारत में बात कर लें कि भारत में हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। चुनाव होने के बाद फिर नई सरकार बनती है, जिसके बारे में हम आज उनकी जिक्र करने वाले हैं। तो इस पार्ट में आप यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कौन सरकार हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाती है, सरकार क्या करती है, कैसे निर्णय लेती है, अलग तरह की सरकारें क्या है, जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतांत्रिक सरकार के बीच में क्या अंतर है। और चलिए हम इनके बारे में पता लगाएंगे। तो देखते हैं, हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। सरकार से कामगारों के अधिकार की रक्षा। सरकार जो होती है कामगारों की किस प्रकार अपने अधिकारों की रक्षा या उसकी मांग करती हैं। और फिर इसके बाद देखेंगे हम बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत, मतलब कि जिस राज्य में या जिस जगह पर बाढ़ आती है तो उसको राहत करने के लिए, राहत मतलब कि सहायता पहुंचाने के लिए सरकार क्या करती है। प्याज की दर से उछाल। सरकार ने प्याज के दाम गिराए, मतलब कि प्याज अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाने के कारण उसका प्राइस मतलब कि दाम बढ़ जाने के कारण फिर सरकार उसका प्राइस क्या कर देती है, दाम कम कर देती। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार। फिर देखेंगे इसमें कोयला और बिजली विभागों के लिए के पक्ष में सरकार क्या करती है। सरकार में 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित करती है, मतलब सरकार 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त करती है। तो फिर ऊपर दी गई अखबार की सुर्खियों को देखिए और सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची बनाइए। 1 2 3 4 5 ये 4 सूची हैं। सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं होता, मतलब कि सरकार का जो काम होता है बहुत ही विस्तारपूर्वक विस्तृत नहीं होता। आपके अनुसार सरकार क्या है, कक्षा में इस पर चर्चा, मतलब कि आपके अनुसार सरकार क्या होती है, इसके बारे में हम कक्षा में चर्चा या बातचीत करेंगे। तो हर एक देश में विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार होती है, मतलब कि जितनी दुनिया में जितने भी देश है, हर एक देश का निर्णय एवं काम करने का कार्य किसके ऊपर होता है, सरकार की ज़रूरत होती है, मतलब कि उसका कार्य सरकार करती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, मतलब कि अलग अलग तरह के विषयों से संबंधित होते हैं। जैसे कि सरकारें क्या होती है, सरकार से निर्णय संबंधित होते हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे फिर इसमें सड़कें और स्कूल कहाँ बनाया जाए, ये निर्णय कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती हैं। बहुत से ज़्यादा महंगे, मतलब कि ज़्यादा महंगी हो जाने के पर किस चीज़ों का दाम कैसे घटाया जाए और किस चीज़ जो सस्ती है उसका दाम कैसे बढ़ाया जाए, अथवा बिजली की आपूर्ति कैसे बढ़ाया जाए। सरकार के कई सामाजिक मुद्दे भी कार्यवाही करती है, जो उदाहरण के लिए हम गरीबों के प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हो तो नीचे जो लाल बेल आइकन बटन दिख रहा है
उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसमें हमारा चैनल है एग्ज़ाम स्टडी, जिसमें हम जो सभी विषयों की जो NCERT है और इससे और अधिक तरह तरह के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल आप ज़रूर देखिएगा। चैनल का नाम है एग्ज़ाम स्टडी। तो फिर देखते हैं हम इसके अंतर्गत आगे देखेंगे। हम करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती, कौन चलाती है? सरकार चलाती है। तो इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक है, रेल सेवाएं चलाना कौन करती है? गवर्नमेंट के अंडर में रहती है। सरकार का काम देश की सीमा की सुरक्षा और दूसरे देशों में किस तरह से शांतिपूर्ण संबंध बनाएं और उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करती है। ये काम कौन करती है? ये गवर्नमेंट करती है कि किस तरह से हम एक देश से दूसरे देश में अपने संबंध अच्छे से बनाए रखें। देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, अच्छी तरह स्वास्थ्य सुविधा मिले। ये काम किसका होता? गवर्नमेंट का काम होता है कि देश के प्रत्येक नागरिकों को स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं मिले, भोजन मिले। ये काम किसका होता? ये सरकार का होता। जब प्राकृतिक या विपदा से घेरती है, जैसे कि सुनामी या भूकंप आती है, तो सरकार इस घटना से निपटने के लिए सरकार के द्वारा राहत कार्य चलाया जाता है, जिससे कि पीड़ितों लोगों की सहायता की जा सके। और कहीं कहीं पर विवाद भी इसके अंतर्गत, इसमें कहीं कहीं पर विवाद भी होने लगता है। तो इसमें कोई अपराध कराता है, जो कि लोग न्यायालय में जाते हैं, मतलब तरह तरह के जो अपराध होते रहते हैं उसको सुलझाने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? न्यायालय जाते हैं। और सरकार की अंग है, जो न्यायालय जो है वह सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ और कैसे कर पाती। मतलब आपको यह अचंभव लगेगा कि जब आप इस तरह की बात सुनेंगे तो कि सरकार किस तरह से यह तरह तरह के काम कर पाती है। तो सरकार के लिए यह काम को क्या सरकार कुछ ऐसे कामों का उदाहरण दे सकती है जिनकी चर्चा की गई है। 1, 2, 3 में आप देख सकते हैं। ज़रूरी है जब लोग इकट्ठे रहते हैं, काम करते हैं, कुछ हद तक एक व्यवस्था ज़रूरी होती है जिसमें कि आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं। कुछ नियमों की ज़रूरत होती हैं और कुछ लागू होते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं संसाधनों को नियंत्रण, देश की सीमाएं, सुरक्षा ज़रूरत होती है ताकि लोगों को सुरक्षित महसूस हो सके। इस तरह के काम कौन करती है? गवर्नमेंट करती है, जिससे कि लोगों को किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो, ताकि लोगों को सुरक्षित या महसूस कराया जा सके। फिर इसमें सरकार कई तरह के काम करती है, नियम बनाती है, निर्णय लेती हैं और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों की रक्षा करती है। कौन करती है ये काम गवर्नमेंट करती है। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें भारत पेट्रोलियम और ये है हमारा रेलवे लाइन, जिसमें कि कुछ उदाहरण सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल द्वारा इसमें हम देख सकते हैं। फिर हम इसमें देखेंगे सरकार के स्तर की, सरकार किस स्तर पर अपना कार्य करती है। अब देखेंगे सरकार के स्तर। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार होती, मतलब कि सरकार में किस तरह की चीज़ें हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार होती है, इसके बारे में देखेंगे। तो क्या आप सोच सकते हैं सरकार के सारे इंतजाम कैसे करती? क्या आपको यह पता हो सकता है कि सरकार इस तरह के कार्य या इनमें इंतजाम का कार्य किस तरह से करेगी? दरअसल सरकार अलग अलग तरह के स्तरों का काम करती है, जैसे कि स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर पर मतलब कि आपके गांव या शहर मोहल्ले, और ये इस तरह से गली मोहल्ले पर होते हैं। और राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य स्तर का मतलब होता है पूरे राज्य का ध्यान रखती है। कौन? राज्य सरकार रखती है। और केंद्र सरकार का मतलब है कि पूरे देश का
ध्यान रखती है। जैसे कि हरियाणा और आसाम राज्य की सरकार पूरे राज्य का काम करती है, मतलब कि आसाम राज्य की सरकार आसाम राज्य का कार्य देखेगी, हरियाणा राज्य की सरकार हरियाणा राज्य के कार्य को या काम को पूरा करती है। फिर राष्ट्रीय स्तर पर कौन होती है? गवर्नमेंट होती है। कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो पूरे देश का रक्षा करती है। किसके ऊपर होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार का काम जो होता है वह है किसका? पूरे देश का रक्षा करती है। तो फिर किताबों में आप आगे चलकर पढ़ोगे कि स्थानीय सरकार जैसे काम करती है, और आगे कक्षा में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के काम के बारे में जानेंगे हम। अब देखते हैं हम पड़ोसी देश से, जैसे कि इसमें हम चीन के बारे में देखते हैं। ये भूटान है, नेपाल है, फिर पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, फिर नीचे फिर इधर बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है। तो इनके बारे में दर्शाया गया है। तो हम फिर इसमें हम आगे देखेंगे ये फिजिकल मैप है, जो प्रशासनिक है। तो फिर इसमें अब देखेंगे हम सरकार एवं कानून की सरकार क्या होती है, कानून क्या होता है, इसके बारे में अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सरकार कानून बनाती हैं और पूरे देश में रहने वाले सभी लोगों के भी कानून मानते हैं। मतलब सरकार जो कानून बनाती हैं उन कानून को मानने का अधिकार मान्य किसको पड़ता है? जो देश में सभी लोग रहते हैं उनको सरकार के कानून को मानना ज़रूरी होता है, सभी लोगों को मानना पड़ता है। केवल यही तरीका है जिससे कि सरकार काम कर सकती है। इस तरीके के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, मतलब कि केंद्रीय सरकार जो होती है, वह है इस तरह से वो अपना कार्य करती है। सरकार जैसे कानून बनाने का ताकत होती, सरकार को कानून बनाती है, जिसमें कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों इसके प्रमुख अंग हैं, जिसके माध्यम से वह अपनी सरकार बनाती हैं। जैसे कि आप ताकत भी होती है, लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य होते हैं। मतलब कि सरकार इस तरह के कानून बनाती है जिससे कि लोगों को मानने के लिए बाध्य होते हैं। उदाहरण के लिए एक कानून की गाड़ी चलाने के पास लाइसेंस हो, मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे कि जैसे कि एक गाड़ी है, गाड़ी चलाने के लिए एक लाइसेंस होना ज़रूरी है। यदि गाड़ी वाले के पास लाइसेंस नहीं है तो गाड़ी पकड़ा जाएगी और उसे जेल भी काटनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास गैर लीगल है। क्योंकि यदि गाड़ी चला रहा है तो उसके पास पर्याप्त मात्रा में, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट है, लाइसेंस होना ज़रूरी है। किसके पास? गाड़ी चालक के पास। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए और लोगों के लिए मानना क्यों ज़रूरी है। सरकार में जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों के पास लगे कि किसी कानून को ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे सभी को कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप किसी भी लोग के तो जाति के कारण नौकरी नहीं लिया गया और वह न्यायालय जा सकती है। किस तरह से वह अपनी जाति के मामले में देखकर कि नई नौकरी नहीं मिली तो वह कहाँ जा सकती है? न्यायालय में जा सकती है। तो दावा कर सकती है, मतलब न्यायालय में जाकर अपना दावा पेश कर सकती है। कानून को पालन नहीं हो रहा है तब न्यायालय आदेश देगा और कदम उठाएगा। कौन उठाएगा? न्यायालय। सरकार के प्रकार की सरकार कितने प्रकार की होती है? सरकार के निर्णय लेने, कानून का पालन करवाने, यानी इन्हें बाध्य करने की शक्ति होती है। मतलब कि शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस पर निर्भर करता है कि सरकार कौन है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। लोकतंत्र में जो लोग सरकार की शक्ति देते हैं, लोकतंत्र में लोग जो होते हैं वह सरकार की शक्ति देते हैं। जैसा लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं जो अपनी पसंद के नेता को वोट देते हैं। मतलब कि लोग जो होते हैं, जो नेता उनको पसंद आता है तो उसको वोट देते हैं, और वोट देने के साथ साथ जब वह जीत जाता है तो उसकी सरकार बन जाती है। तो एक बार चुन लिया जाए तो यही सरकार मानते हैं। मतलब जो जीत के आ जाता है उसको ही स्थायी तौर पर स्थानीय यानी कि सरकार मान लिया जाता है। लोकतंत्र में सरकार के निर्णय उठाए गए कदम के आधार पर बताता, मतलब कि लोकतंत्र जो है उस पर सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसी के आधार पर ही बताया जाता है।
और सफाई देनी पड़ती, मतलब कि अपने अपने पक्ष में सफाई देते हैं। तो दूसरी तरफ की सरकार होती है जिसे हम राजतंत्रीय सरकार कहते हैं, मतलब कि जो राज्य स्तर पर जो सरकार होती है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें राजतंत्रीय सरकार कहा जाता है। इसमें राजा, तो फिर इसमें हम इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने की और सरकार चलाने की शक्ति होती है। तो फिर इसमें हम उनके बारे में देखेंगे। फिर इनके पास यह शक्ति होती है, सरकार चलाने की शक्ति होती है। तो राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह अपने विभिन्न मुद्दे पर, मतलब कि राजा जो होता है, राजा के पास एक ग्रुप होता है जिसमें ग्रुप समूह होता है जिसमें कि वह सलाहकार आने की सभी से मिलजुल कर सलाह कर समूह से सलाह लेते हैं, जिससे कि छोटे मोटे मुद्दे जो होते हैं उस पर चर्चा करते हैं कि इस मुद्दे को या ये जो समस्या है इससे किस तरह से निपटा जाए, उस पर ये विभिन्न तरीके से क्या करते हैं, चर्चा करते रहते हैं। अंतिम निर्णय जो होता है उन्हें लेने की शक्ति किसके पास होती है, उसी के पास रहती है। जो निर्णय लेता है उसके पास यह अंतिम शक्ति होती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में जैसे कि राजा या रानी, लोकतंत्र में क्या क्या होती है, सरकार होती है। राजतंत्र में आप देखोगे तो राजा या जो रानी होती है उसके अपने निर्णय के आधार पर नहीं बताने की जो है उसको बताने नहीं पड़ते, और ना ही उसके निर्णय लेने की सफाई देने पड़ती कि इसमें जो क्या निर्णय है उसको देने की सफाई नहीं होती। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि राजा है और किस तरह से अपने अनेक जो निर्णय लेते हैं उसके बारे में बतलाया गया कि राजा जो होता है सरकार का राजतंत्र या राजा या रानी के आधार पर होता है। तो हम इसमें देखेंगे आपकी लोकतंत्र के लोगों को भागीदारी उन निर्णय लेने का महत्वपूर्ण है जो कि उनके प्रभावित होते हैं। क्या आप इनसे सहमत हैं? जवाब दीजिए, इसके 2 कारण भी बतलाइए। तो इसमें इस तरह से इनको बताया गया है। तो हम देखेंगे इसमें सीधा लोकतांत्रिक सरकार, मतलब कि लोकतांत्रिक सरकार क्या है इसके बारे में देखेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत एक क्या है, लोकतंत्र है। भारत कैसा है, एक लोकतांत्रिक देश है। इस पर लोकतांत्रिक व्यवस्था पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी, मतलब कि पहले से बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ी गई है जिससे कि लोकतांत्रिक पाने के लिए। हम इसमें देखेंगे कि संसार में और भी कई देश हैं जहाँ पर लोगों में लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए गए हैं। मतलब कि संसार में, इस विश्व में अनेक तरह के देश हैं जिसमें कि लोकतांत्रिक लाने के लिए कई तरह से क्या करते हैं, संघर्ष करते आ रहे हैं। तो ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। मतलब कि लोग जो होते हैं उस देश, जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार है, उस देश के नागरिकों को अपने नेता चुनने का पूर्ण अधिकार होता है। इसलिए वह एक अर्थ क्या है, लोकतांत्रिक का ही शासन होता, मतलब लोकतांत्रिक लोगों के द्वारा ही बनाई गई सरकार होती है जिसे लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है। तो हम इसमें लोकतंत्र के मूलभूत विचार यह है कि लोकतंत्र में किस तरह के मूलभूत विचार है उसके बारे में हम देखेंगे। तो लोगों को नियमन बनाने में भागीदारी बनकर खुद ही अपने शासन करें, मतलब लोग जो होते हैं अपनी किस तरह से भागीदार बनकर, सरकार का भागीदार बनकर अपने स्थानीय शासन करें। तो आज की समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। मतलब कि आज की जो सरकार है उसमें प्रतिनिधित्व तंत्र जो है वह लोकतांत्रिक कहलाती है। तो हम प्रतिनिधि लोकतंत्र को सीधे भाग नहीं लेते, मतलब जो प्रतिनिधि तंत्र लोकतंत्र है उसमें लोग क्या करते हैं, वह सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि अपने प्रतिनिधियों के चुनकर जो प्रतिनिधि भेजते हैं वो ही अपनी सरकार बनाते हैं। बल्कि चुनाव की प्रक्रिया अपने द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। मतलब जो चुनाव होती है हम सीधे डायरेक्ट तौर पर उनको नहीं चुनते, हम सिर्फ अपने विधायक को चुनते हैं। विधायक या सांसद मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सभी सांसद मिलकर लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण करते हैं। जो प्रतिनिधि मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं किस तरह से अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं जाकर, तो उंगली में स्याही का निशान लगाते ताकि वह उनको पहचाना जा सके कि उन्होंने वोट डाले हैं या नहीं डाले हैं। तो हम इसके बारे में अब देखेंगे
कि सारी जनता का निर्णय लेते हैं, मतलब कि सारी जनता मिलकर एक निर्णय लेती है। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक कि देश के सभी वयस्क नागरिक वोट ना डालें। मतलब कि जो सरकार है वह पूर्ण तरह से अपने आप को लोकतांत्रिक सरकार कब तक नहीं कहेगी, जब तक कि वहाँ के जो लोग हैं वह पूर्ण तरह से वयस्क लोग वोट ना दे सकें, वोट देने का अधिकार ना दें, सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार ना दें। तो इसके बारे में हम देखें तो लोकतंत्र, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं, मतलब कि जो हमेशा इस तरह की सिचुएशन नहीं होती है। तो क्या आप विश्वास कर सकते हैं? देखते हैं हम। एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकार औरतें और गरीबों का चुनाव में भाग नहीं लेती। मतलब कि एक समय ऐसा था जिसमें कि लोकतांत्रिक चुनाव में औरतें जो होती वह भाग नहीं लेती हैं, परंतु अपनी शुरुआती दौर पर सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जिससे पढ़े लिखे हैं, जिनके पास संपत्ति होती है। उसका मतलब है कि औरतें, गरीबें और शिक्षित वोट देने का अधिकार अशिक्षितों को, कि पहले क्या होता था, शिक्षित लोग वर्ग जो होते हैं उनको ही वोट देने का अधिकार था, परंतु और जो अशिक्षित थे उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। तो हम ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों को सहारा चलते थे जिससे कि पुरुष ही देश को चुना करते थे, जो उस देश के लोग ही चुना करते थे। भारत आज़ादी से पहले ही बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार, मतलब कि भारत में आज़ादी से पहले ही बहुत कम जो लोग थे उन्हें वोट देने का अधिकार था, परंतु जैसे ही हम इसलिए जनता संगठित होकर एक अधिकार की मांग की। तो इसमें गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्य महत्वपूर्ण व्यवहार का इसका विरोध किया। उन्होंने ज़ोर शोर से मांग उठाई और 1931 में मांग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी ने कहा, मैं यह विचार से सहमत सहन नहीं कर सकता। मतलब जो विचार है उसको कौन बोलते हैं? गांधी जी बोलते हैं कि यह जो विचार है उससे मैं सहमत नहीं हूँ या नहीं कर सकता, कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वही वोट दे सकता है, और यदि जिसके पास, लेकिन आम आदमी के पास चरित्र है और संपत्ति या शिक्षा नहीं है तो वो वोट नहीं दे सकता। तो दिन भर अपना पसीना बहाकर वह बहुत ही बहाकर ईमानदारी से काम करता है और वह वोट नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वह गरीब है और गरीब होने का उसको गुनाह है। तो कौन बोलते हैं? गांधी जी बोलते हैं। तो हम इसमें संसार के कही गई 19 सरकारों की स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी जा सकती, मतलब अपनी इच्छा से उनकी जो शक्ति है उनको नहीं बांटा जा सकता। यूरोप और अमेरिका में महिलाओं को गरीबी और सरकार में कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा, परंतु महिलाएं मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ ली। तो इस तरह से वह आंदोलन एक महिला मताधिकार आंदोलन कहते थे। मतलब कि यहाँ की महिलाएं जो थी वह अपने मताधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें आंदोलन करना पड़ा। तो आंदोलन में को महिला मताधिकार आंदोलन, इस तरह के आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। और अंग्रेज़ों ने जो सफ़रेज मूवमेंट कहते हैं, मतलब कि अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है? इसे सफ़रेज मूवमेंट कहा जाता है। यहाँ सवाल बन सकता है कि सफ़रेज मूवमेंट किसे कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए महिला मताधिकार आंदोलन को ही सफ़रेज मूवमेंट कहा जा सकता है। किसे? अंग्रेजी में। सफ़रेज का मतलब होता है कि वोट देने का अधिकार। सफ़रेज का मतलब क्या होता है? वोट देने का अधिकार। यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर भी बन सकता है कि सफ़रेज का मतलब क्या होता है? कि वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान जब पुरुष लड़ाई में थे तो महिलाएं उन पर काम करने के लिए बुलाए गए, महिलाओं को काम करने के लिए बुलाया गया। पुरुषों के काम माने जाते थे, मतलब कि पुरुषों के जो काम हैं उनको माने जाते थे। जब महिला विभिन्न प्रकार से काम करती तो उनकी व्यवस्था शुरू किए गए और यह देखकर आश्चर्य हुआ महिला और उनकी क्षमता के बारे में इतनी गलत रूढ़िवादी धारणा बनी गई थी, इसलिए महिला में काम नहीं कर पाती थी। महिला का निर्णय लेने का
और समान रूप से योग्य माना जाने के लिए महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों में सभी प्रकार महिलाओं को किस तरह से महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त किया जाए। तो धीरे धीरे कर उनकी आवाज़ उठ गई, आवाज़ सुनी और इसके लिए उन्हें जगह जगह पर अपने लोहे जंजीरें बांध कर प्रदर्शन करना पड़ा। किसको? महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त करने के लिए उन्हें जगह जगह पर इस प्रकार के प्रदर्शन किए गए। क्रांतिकारी महिलाएं जेल भी गई और भूख हड़ताल में बैठ गए। अमेरिका को औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को मत अधिकार देने का अधिकार कब मिला? 1928 में। परंतु भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें कि जब वह आज़ादी हुआ तो उसके तुरंत बाद से ही महिला और पुरुषों को सभी को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो फिर इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से इनका दिया गया है, इसके बारे में अब देखते हैं। भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय किस प्रकार है? राष्ट्रीय है, स्थानीय है, किस तरह का है? तो फिर इसमें पश्चिम बंगाल की सरकार सारे सरकारी स्कूलों की कक्षा में बोर्ड परीक्षा देने का निर्णय कौन लेती है? राज्य सरकार लेती है, ना कि राष्ट्रीय। सेकंड है इसमें राज्य सरकार। डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच नई रेल सेवाएं शुरू करने का निर्णय कौन लेती है? राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाता है, ना कि स्थानीय स्तर पर। और फिर इसमें गांव में एक सार्वजनिक कुआं और स्थान को चुनने के लिए निर्णय कौन लेगी? स्थानीय राज्य स्तर पर ही आएगा इसमें। पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय कौन लेगी? इसमें तो हो सकता है कि इसमें राज्य स्तर पर भी आएगा और स्थानीय तौर पर भी, और इसमें राष्ट्रीय स्तर पर भी आएगा। फिर इसमें हरियाणा सरकार का सारा किसानों को, जो किसान है सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय कौन लेगी? तो 1000 रुपये का नोट बनाने का शुरुआत का निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर होगा ये तो। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आप सरकार शब्द का क्या समझते हैं और एक सूची बनाइए। किस तरह से सरकार अपने जीवन को प्रभावित करती है? मतलब सरकार क्या होती है? लोगों के द्वारा लोग या जनता के द्वारा चुनी गई चुनाव के माध्यम से जो सरकार का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे सरकार कहा जाता है। यानी प्रतिनिधियों के लोग जो होते हैं वह अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। सभी प्रतिनिधि मिलकर एक जो अपना वोट का उपयोग करते हैं, जो कि सरकार के लिए। सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि सरकार यदि कानून या नियम नहीं बनाएगी तो फिर कैसा होगा? तो उसको फिर लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण की लोकतांत्रिक सरकार क्या है, उसके लक्षण क्या हैं? तो महिला मताधिकार आंदोलन क्या था, उसकी उपलब्धियां क्या? मतलब कि 1914 से जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है उसके दौरान ही महिला ने अपने आने की जो मताधिकार को प्राप्त करने के लिए किस तरह से आंदोलन चलाए, जिससे कि उनको वोटिंग का राइट यानी कि मतदान देने का अधिकार मिल सके। गांधी जी की दृढ़ विश्वास और जो बहस के बारे में थी, किस तरह से गरीब हो अमीर हो उनको सभी को मत देने का अधिकार, इस तरह से गांधी जी ने बोला था। तो इसमें हम इसके बारे में देखा। तो सेशन कैसा लगा? यदि सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।